नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बीहर नदी में मिली अज्ञात युवक की लाश। झूठी एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आदिवासी एसपी ऑफिस। अतिथि विद्वानों ने टीआरएस प्रचार के ऊपर तानाशाही का लगाया आरोप और बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री पर मीटर रीडर ने घूस मांगने और मारपीट करवाने का लगाया आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सगरा थाना अंतर्गत बीहर नदी में मिली अज्ञात युवक की लाश। सगरा थाना अंतर्गत बीहर नदी में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल और एसएफएल टीम पहुंच गई। आसपास के लोगों से उसकी पहचान करा रही है। शव के फोटोग्राफ्स आसपास के थानों में भिजवा दिए गए हैं, जिससे अज्ञात की पहचान हो सके। इस संबंध में एसपी रीवा नवनीत भसीन ने हमें बताया। अभी बीहर नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। एफएसएल टीम हमारी मौके पर है। एफएसएल डॉक्टर अपनी टीम के साथ पूरा परीक्षण कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स ले रहे हैं और आसपास क्षेत्र में हम लोग उसका प्रसारण कर रहे हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कि किस व्यक्ति की बॉडी है। और उसके पश्चात पीएम कराने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि कोई घटनाक्रम क्या घटित हुआ है और क्या कारण रहा है। झूठी एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे आदिवासी। इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप रहने वाले शिवनगर में आदिवासियों ने बताया कि आज जब सुबह अखबार के माध्यम से यह पता चला कि पुलिस के साथ मारपीट की गई है और उसका आरोपी उन्हें बनाया गया है, जबकि वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। इनमें से एक आरोपी खुद वकील है और तो और जिस पिंटू सोंधिया का रिपोर्ट में जिक्र है वह पहले ही मर चुका है। वहीं जिन्हें आरोपी बनाया गया है, इसमें से एक पीड़ित तो वकील है। उन्होंने बताया कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर वह उपस्थित एक युवक की उन लोगों ने पिटाई कर दी। इसी बीच प्रधान आरक्षक श्री सिंह पहुंचे और गोली से मारने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कार सवार नशे में थे और काफी तेज गाड़ी चला रहे थे। उनकी कार बिजली के खंभे से टकरा गई और बाद में वहीं पर एक युवक को धक्का मार दिया गया, जिससे मारपीट हुई और मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर हंगामा कर दिया। तब प्रधान आरक्षक पहुंचे, जो कि वर्दी में भी नहीं थे, और उन्होंने पिस्टल चलाने की धमकी भी दी। और क्या कहा, ज्ञापन देने आए लोगों ने, आप सुने। घटना स्थल में था ही नहीं, ना मैं जानता हूं। पिंटू सोंधिया स्वर्गवास हो चुका है 1.5 साल पहले, जिसके नाम रिपोर्ट की गई है और घटना स्थल में उपस्थित था ही नहीं। आपके नाम भी रिपोर्ट की गई? आप हमारे नाम कैसे हुई? क्या मैं जब उपस्थित होता तब ना बताता कि घटनास्थल कैसे हुई है। जानकारी मुझे कल मिली कि आपके नाम में एफआईआर है, जब मैं घटनास्थल में था ही नहीं। मैं अधिवक्ता हूँ। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश रावत। आपके खिलाफ ये आरोप है कि आपने पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की है? नहीं, मेरे को खुद ही मारे हैं। आपको खुद मारे? हाँ, मारे, फिर मैं गिर पड़ा। घटना कैसे शुरू हुई, शुरू से पूरा बताइए। मैं जा रहा था घर राशरी लेके, तो उस पार से निकला, ऐसे चले जा रहा था रोड से, तो पीछे से गाड़ी आई तो मेरे को मारी, तो मैं उधर गया, यहाँ से उधर वहाँ सीधे पड़ा जा। तो चारों उतरे तो मेरे को मारने लगे, तो मारने लगे। मैं चिल्लाना खूब चिल्लाया, फिर गाड़ी में हमको बंद करके ले जा रहे थे, तो मैंने दांते खा लिया उसके, तो छोड़ दिया। फिर तुम गुहार मार दिया, तो ये सब पूरे मोहल्ला वाले सब आ गए, दौड़ बजे, बस इतनी जब आ गए तो वो लोग भाग गए। इसके बाद पुलिस प्रधान आरक्षक आए थे, ऐसा मतलब उनके साथ? नहीं, मेरे को ले गए थे, मेरे को ले गए थे अंदर। जो प्रधान आरक्षक थे, हाँ, उनके साथ यह बताया जा रहा है कि मारपीट हुई है। किसने की है उनके साथ मारपीट? मारपीट यहाँ कोई नहीं किया है। मारपीट कोई नहीं किया। क्यों आए थे वहाँ पास? कौन? वो आए थे, वो गाड़ी वाले भाग गए। ये बताइए, गाड़ी वाले भाग गए। कल वहाँ घटना हुई थी, आप वहाँ पे तहसीलदार थी? हाँ। घटना क्या हुई थी? नहीं, हम लोग जैसे इनको मार रहे थे, ये गिर गया, तो हम लोग उनकी तरफ इनकी गुहार डाले बड़ा तेज से, हम लोग दौड़े थे। फिर इसके बाद वो जो क्या नाम है उनका, विकट सिंह, वो आधा चड्डा पहना था और टी शर्ट पहन के आए। हम वहाँ पे खड़े थे कार के सामने, मेरे को बोला हट यहाँ से, तो हम कम नहीं हटेंगे, तब पुलिस आएगी जब हम हटेंगे। तो मुझे ऐसा धक्का दिया, वो तो धक्का दिया, फिर भाग देकर ले आओ सालों को, हम इनको बंदूक छुड़ा दें। वो भागता अपने घर तरफ गए, हम लोग इनको उठा के अंदर ले गए और वो वहाँ मोहल्ला तरफ क्या हुआ हमको नहीं मालूम।
हम लोग को नहीं मालूम। इसमें 3 लोगों को जो आरोपी बनाया गया है, पिंटू सोंदिया, सुखदेव कोल और सूर्य प्रताप। एक गलत ये भैया नहीं थे, ये हॉस्पिटल में थे। ये हॉस्पिटल में हाँ, एक नहीं है, खत्म हो गए। जो पिंटू सोंदिया अब वो खत्म हो गए। हाँ, खत्म हो गए, वो तो है ही नहीं। तो क्या मानते हैं आप, वो काहे के लिए आए थे? गाड़ी को छुड़वाने वो छड़वाने आए थे। हाँ, उनकी तरफ से आए थे। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? गाड़ी में शराब था, पता नहीं क्या क्या चीज था उसमें। अभी आप यहाँ आई हो, क्या चाहते हो? पुलिस अधीक्षक के यहाँ आई हो, क्या हमको इंसाफ चाहिए, बेकसूर को मत फंसाइए, हमारा भी बच्चा सुरक्षित रहे। क्या नाम है आपका? बबीता को। बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री पर मीटर रीडर ने घूस मांगने और मारपीट करवाने का आरोप लगाया। मीटर रीडर रोहित कुमार मिश्रा पिता उमाकांत मिश्रा ने बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा के ऊपर 50,000 की घूस मांगने का आरोप लगाया है। रोहित ने बताया कि नरेंद्र मिश्रा ने उनसे मीटर रीडर के पद पर बने रहने के लिए यह पैसे लिए थे, जो उन्होंने खेत गिरवी कर नरेंद्र मिश्रा को 20,000 दिए, लेकिन बाद में बाकी के पैसों के लिए दबाव बनाने लगे। रोहित ने बताया कि 3 दिन पहले उनके साथ 4 पहिया वाहन में आए हैं। 4-5 गुंडों ने जमकर मारपीट की और पैसे देने का दबाव बनाया, लेकिन फिर 28 अगस्त उनके ड्राइवर ने बताया कि वह तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। और क्या बताया पीड़ित ने, आइए सुने। जी, ये क्या है कि 3 दिन पहले मैंने आवेदन दिया था। मैं बिजली विभाग में नरेंद्र मिश्रा कार्यपालन यंत्री जो हैं, तो मैं उनसे अपने पैसे की मांग किया था, जो मुझसे घूस लिए थे, जिसके द्वारा मतलब वो मुझे पैसा तो नहीं लौटाए मेरा, और मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाए थे। मेरे कमरे में भेज करके स्कॉर्पियो से 5-6 गुंडे आए थे और मेरे ऊपर हमला हुआ है जानलेवा। किस बात के लिए आपने पैसे दिए थे? मैं उनको अपने मीटर रीडर के ऑर्डर करवाने के लिए, जब मैं उनको पैसे दिया था, 50,000 रुपये की वो मांग कर रहे थे, मैं उनको 20,000 रुपये दिया था। अपना खेत गिरवी करके मैंने उनको पैसा दिया था। उनको पैसा मैं दिया था भैया मई माह में वो यहाँ पदस्थ हुए थे, और तभी से मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि 50,000 रुपये दो, नहीं नौकरी से निकाल देंगे। किस पद पर है वहाँ पे आप? मैं मीटर वाचक के पद पर कार्य कर रहा था। आपने उनको कैश दिया था या खाते में दिया? मैं उनको नगद पैसा दिया था, लिफाफे में, वो हमसे लिए थे। और ये जो आज ऑडियो और वीडियो हमने मतलब आपको मीडिया के माध्यम से हमने दिया है, वो अभी तक क्या है कि हमारे ऊपर आरोप बोल रहे थे कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा और शासन प्रशासन को दिखाना चाहूँगा कि इस ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सब लोग देखें और बताएं कि ये जो मैं बता रहा हूं, क्या ये आरोप है या सत्यता है। आपके साथ मारपीट भी की गई? हमारे साथ मारपीट भी हुई है, हमारा पूरा पैर सूजा हुआ है। ऑडियो में क्या सुनाई दे रहा है, क्या बातें हो रही हैं? ऑडियो में नरेंद्र मिश्रा साहब जी के ड्राइवर जो हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है उमेश मिश्रा और नंदू। उनके द्वारा हमारे घर में हमारे चाचा जी को फ़ोन किया गया था और उनसे चर्चा करके बताया गया था कि उनको मना कर लीजिए, वो ये सब ना करें, मैं पैसा वापस कर दूंगा, साहब पैसा देने के लिए बोले। आज इसकी पहली किस्त हमारे घर में उनके ड्राइवर उमेश मिश्रा उर्फ नंदू द्वारा, कार्यपालन यंत्री की जो ड्राइवर हैं, वो हमारे घर गए थे और मतलब जो मैं उनको पैसा दिया था कार्यपालन यंत्री को, उसकी पहली किस्त 8,000 रुपये हमारे घर में दिए हैं जाके, जिनकी ऑडियो क्लिप और वीडियो पूरा आपके समक्ष प्रस्तुत है। और मैं नरेंद्र मिश्रा साहब से ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर उन्हें लगता है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, इस चीज़ को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे रीवा में किला स्थित महामृत्युंजय भगवान का मंदिर है, वहाँ चल के इनके एक बेटा है नरेंद्र मिश्रा साहब के, उनकी कसम खा के ये बोल दें कि ये मेरा पैसा नहीं लिए हैं और मैं इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। ये भी मानता हूँ कि ये झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर के भ्रष्टाचारी हैं और झूठे हैं। जब ये इस तरह झूठ भी बोल सकते हैं, इसीलिए इनको पैसा देने का भी वीडियो मेरे पास। जीत रेजिडेंसी में पेंशनर एसोसिएशन की बैठक एवं शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न, महापौर रीवा हुए शामिल। पेंशनर एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में आज रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा शामिल हुए। इस दौरान पेंशनर ने संपत्ति कर एवं जल कर में छूट देने सहित कई मांगे सामने रखी, जैसे बिल जमा करने पर देरी हो जाती है क्योंकि एज अधिक है, जिससे समय पर बिल नहीं भर पाते, तो उन पर अधिभार न लगाया जाए।
इसके प्रांतीय मांगें जैसे डीए और महंगाई भत्ता में वृद्धि के लिए भी मांगें रखी गईं। इस दौरान पेंशनर संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस विषय में मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से वृद्धों के साथ रही है। बदहाल सड़कों के सवाल पर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा पर निशाना साधा। आज पेंशन मर्द एसोसिएशन की बैठक थी, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें इन लोगों का एक एजेंडा था कि जो संपत्ति कर बढ़ा हुआ है और शिक्षा उपकर बढ़ा हुआ है, नगर निगम का जल कर बढ़ा हुआ है, पेंशनर को उसमें राहत दी जाए। और एक मुद्दा इन्होंने रखा कि पेंशनर सियाने हो गए हैं, जल्दी नहीं जमा कर पाते बिल, तो उनको अधिभार न लगाया जाए। ये सब सारे मुद्दे थे। और बाकी उनके प्रांतीय मुद्दे हैं कि 5% डीए नहीं मिल रहा है, उनको महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो आंदोलनरत रहेंगे। हम सब लोग कांग्रेस परिवार की तरफ से पेंशनर एसोसिएशन के साथ हैं। जैसा उनका मूवमेंट होगा, जैसा उनका आंदोलन प्रदर्शन होगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए क्या है, 15 साल यहाँ रीवा विधायक पावरफुल मिनिस्टर थे और उनके इस पूरे 15 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसको सराहनीय किया जाए। एक सड़क का निर्माण अभी भी चल रहा है, रतहरा से चौराहा। अब उसी में 171 करोड़ का फ्लाईओवर आ गया। मीठा पानी वो चिल्लाते रहे। 150 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी रीवा के लोगों को आज भी मीठा पानी नहीं मिल रहा है। हमने 199 करोड़ की जल योजना को MIC से पास करके परिषद के माध्यम से शासन को भिजवाया है। उसकी जैसे मंजूरी हो जाएगी तो रीवा में शुद्ध पेयजल हम लोग व्यवस्था करा देंगे। शहर की सड़कें 120 किलोमीटर सीवरेज के नाम पे खराब हो गई। सीवरेज का शुरू से कांग्रेस पार्टी विरोध करती आ रही है, पर उस समय सत्ता के मद में थे ये सब और इन्होंने हमारी बातों को दरकिनार कर दिया। आज उसका ये परिणाम है कि पूरा शहर गंदगी से सरोबोर है, सारी सड़कें खराब हो गई। सब चीज़ों को हम लोगों ने ले रखा है और धीरे धीरे करके सने सने सारे चीज़ों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। लगातार भ्रमण में है, किस तरह का रिजल्ट सामने आ रहा है? देखिए, हम तो वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर वास्तव में दिक्कतें हैं। अभी वार्ड नंबर 40 में गए, वहाँ पर जो सफाई कामगार है वो काम नहीं कर रहा था। 10-10 लेबर उसके पास थे, लेबर वार्डों में नहीं थे। पानी की समस्या, ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसका भी निराकरण तुरंत कार्रवाई हो रही। इतना आपने इंतजार किया 15 साल, 1.5 साल और इंतजार करिए, आपके हर घर में शुद्ध और साफ जल रहेगा। किसी को टुल्लू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये व्यवस्था में लगे हैं। 18 टंकियां चारों दिशा में बनेगी, जिससे पर्याप्त पानी का फोर्स रहेगा। और एनीकेट इसलिए बनवाया जा रहा है, जैसे आज ही पेपर में पढ़ रहे थे कि बाढ़ सागर का तालाब अभी नहीं, बांध अभी नहीं भरा। गर्मी में वो पानी छोड़ना बंद कर देते हैं। तो जब एनीकेट बन जाएगा तो 2 महीने 3 महीने का पानी स्टोरेज रहेगा और हमको कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक मैदानी में बनाना है, एक ठुलिया। तो ये अतिथि विद्वानों ने टीआरएस कॉलेज प्राचार्य के शर्मा के ऊपर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं। टीआरएस कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में अकादमी कार्यों का संपादन कर रहे शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, जिसमें प्रबंधन एवं विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार बी ऑनर्स की कक्षाओं, एमए की कक्षाओं के साथ साथ स्ववृत्ति पाठ्यक्रम और एमफिल की कक्षाओं का भी अध्यापन कार्य शामिल है। अब नई शिक्षा नीति के तहत सत्र 2022 में एमफिल पाठ्यक्रम का संचालन न होने के कारण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के शर्मा द्वारा यह कहकर कि एमफिल पाठ्यक्रम बंद हो गया है, इसलिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जबकि अन्य कक्षाओं का संचालन आरंभ कॉलेज में संचालित है। अतिथि विद्वानों ने कहा कि यह निर्णय गलत और तानाशाही से लबरेज है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अतिथि विद्वानों ने बताया, संचालन नहीं हो रहा है, पर उसमें अध्यापन कार्य कर रहे किसी भी समिति जन भागीदारी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया गया। यह केवल मैटर पूरे मध्य प्रदेश में टीआरएस कॉलेज में एक तानाशाही, बिना सोच समझ रखने वाले डॉक्टर के शर्मा द्वारा ही निर्णय लेके, माने मनमाना निर्णय लेके ऐसा किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है, निंदनीय है और विधि विरुद्ध है।
इस तरह किसी भी तरह का ना ही उच्च शिक्षा विभाग का इसमें निर्देश प्राप्त हुआ है और ना ही किसी वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश प्राप्त हुआ है। हम सब लोग एडी साहब इस इनके निर्णय के विरुद्ध या निर्णय के संबंध में अपनी व्यथा लेके एडी साहब, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा संभाग रीवा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी के पास, वहाँ के OSD डॉक्टर प्रभात पांडे जी से मिले थे, अपनी बात कहे। उन लोगों ने इस बात को समझा। हम लोगों ने अपना टाइम टेबल पेश किया कि हम लोग ऐसे टाइम टेबल कर किस किस कक्षाओं में पढ़ाते थे। हम स्वयं 2009-10 से महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और हम लोगों की नियुक्ति पहली बार आवेदन के आधार पर जन भागीदारी समिति के निर्णय के अनुसार मेरिट में होने की स्थिति में आमंत्रित किया गया। हम लोगों को कृपा के द्वारा ना ही पूर्व प्राचार्य की कृपा पर ना ही वर्तमान प्राचार्य की कृपा पर कोई आमंत्रण चाहिए। हम लोग मेरिट के आधार पर आमंत्रित होकर तब से वर्तमान समय तक अध्यापन कार्य संपादित कर रहे थे। BA और MA की कक्षाओं के साथ एक आध कक्षा हमारे साथियों को MPhil की भी मिली थी। अधिकतर कक्षाओं में, अधिकतर विषयों में MPhil की कक्षाओं का अध्यापन कार्य महाविद्यालय में पहले से कार्यरत अतिथि विद्वान जो मध्य प्रदेश शासन से नियुक्त होते हैं या प्राध्यापक जो शासन से नियुक्त है उनके द्वारा किया जाता था। हम लोगों का केवल नाम रखा जाता था या कि एक आध पीरियड मुश्किल से दिया जाता था। मैं तो बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्र विभाग में हूँ, एक बार भी मुझे MPhil की कक्षा नहीं दी गई। बार बार प्राचार्य जी द्वारा ये रोया जा रहा कि MPhil की कक्षाएं बंद हो गई हैं, इसलिए इनको आमंत्रित नहीं किया जा सकता। जबकि इस तरह से कोई बात नहीं। हम लोग BA MA के साथ यदि एक आध कक्षा का अध्यापन कार्य किए हैं तो BA MA पहले प्रमुखता से किए हैं। उसके बाद दूसरी बात, प्राचार्य जी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कई लोगों से कि हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल लगभग 2018-19 में मेरिट में 15-16 से लगभग लगातार हम लोग मेरिट में हैं और 2019 के बाद कोई आवेदन नहीं हुआ है। वर्कलोड की स्थिति में कहते हैं कि वर्कलोड हो सकता है कम हो सकती की क्या बात है। प्राचार्य हुआ, आप प्रिंसिपल चैम्बर में बैठे बैठे निर्णय कर लेते हो। कभी कक्षा में जाके देखो तो कि कहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चों का प्रवेश हुआ है, इनको आज तक ये पता नहीं है। आप लोग यदि जाएं कभी प्राचार्य जी से पूछ लें कि आपके महाविद्यालय में कुल संख्या कितनी है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता घोषित किए जाने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संघर्ष परिषद ने प्रधान न्यायाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए अधिवक्ताओं ने बताया कि आदिकाल से ही मानव का दुख दर्द दूर करने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले उन्हें ऋषि मुनि की संज्ञा दी जाती थी, अब वह अधिवक्ता के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं। ज्ञापन देने आए अधिवक्ताओं ने कहा कि 3 सितंबर 1893 को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महात्मा गांधी पहली बार उपस्थित हुए थे और देश का गौरव बढ़ाया था। इसलिए उनकी इच्छा है कि 3 सितंबर को विश्व अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाए। आदिकाल में जो दूसरे के दुख दर्द, मामले, मुकदमों, विवादों को सुलझाता था, उसे लोग संत, ऋषि, मुनि, महिषी कहते थे। आधुनिक काल में जो लोगों के दुख दर्द को अपना सुख, चैन, भोजन, भजन, आराम सब त्याग के जो लोगों के विवाद को सुलझाता है, उसे अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता एक वैदिक शब्द है। शूल के यजुर्वेद में भगवान शिव को, भोलेनाथ को संसार का प्रथम अधिवक्ता कहा गया है। 14वीं शताब्दी में
लैटिन शब्द में फिर एडवोकेट आया और मुगल काल में उन्हीं अधिवक्ता को वकील कहा जाता है। आज इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई अधिवक्ता? देखिए, ऐसा है कि संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका, केवल अगर आप लोग देखते होंगे, अगर कभी न्याय दृष्टांत आपने पढ़ा होगा, तो सिर्फ एकमात्र वकील अधिवक्ता ही ऐसे हैं जिनको विद्वान शब्द से परिभाषित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। सबका डे है, डॉक्टर्स डे है, इंजीनियर्स डे है, फादर्स डे है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में लाखों लाख एडवोकेट हैं जो न्यायदान के आखिरी, और मैंने कहना चाहिए वो चौथे स्तंभ हैं और न्यायदान के आखिरी आशा हैं, न्यायपालिका के आधार स्तंभ हैं। उनके लिए ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन वो एक दूसरे को कह सकें या कि आप उनको कह सकें, हम कह सकें। जैसे हम कहते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे, हैप्पी पत्रकार डे, तो अच्छा लगता है, फील गुड होता है। हम लोगों के लिए ऐसा कोई डे नहीं है। तो यही हमारी मांग है कि संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका के लिए, जो अधिवक्ता हैं, उनके लिए एक ऐसा डे हो जिस दिन को वो अपने आप को एक अभिवादन सुन के गौरवान्वित महसूस कर सकें और उत्साहित होकर न्यायदान में सहयोग दे सकें। तो ये 3 सितंबर क्यों लिया हमने? हमारे जो राष्ट्रपिता, विश्व शांति के मसीहा महामना महात्मा गांधी जी थे, 1893 3 सितंबर 1893 को सुप्रीम कोर्ट के नटाल, साउथ अफ्रीका में एपीआर हुए थे पहली बार पैरवी करने के लिए इंटरनेशनल मुकदमे की। चूँकि वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी, हमारी मांग इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल डे यही महात्मा गांधी जी के उसके नाम पे 3 सितंबर को हमने चुना। इस मांग को लेके पिछले कई सालों से हम लोग संघर्षरत हैं। यूएनओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, क्योंकि ये मांग जो है यूएनओ से पारित होना है, जब तक भारत सरकार वहाँ प्रेषित न करेगी तब तक ये होना नहीं है। अब इसको न्यायपालिका, क्योंकि ये जुडिशरी जो एक ऐसी चीज़ है कि न्यायसंगत बातों को वो आदेशित भी कर सकती है, तो जब माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदेशित करेंगे तो सरकार मजबूर होकर इसको यूएनओ के पटल पर रखेगी और वहाँ पे संसार के सब अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए एक दिवस का ये घोषणा होगा इस तरह से। तो दिया गया है यहाँ जगह? हाँ, अब पहले ये शुरुआत 2014 से रीवा में हुआ और अब अधिकांश कई जगहों पे ये इसको मनाने लगे हैं। और अभी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट हमको मिली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने ये रखा था ये कि हाँ, हम इसको डिक्लेयर करेंगे, घोषित करेंगे। और जैसे ही गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एडवोकेट डे को मान्यता दे दी। माननीय पीसी शर्मा जो विधि मंत्री थे, उन्होंने इसको कहा कि ठीक है, मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का जो क्षेत्राधिकार है मध्य प्रदेश तक है। पर जैसे ही गवर्नमेंट उनकी चेंज हुई तो इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हम लोगों का ये अनवरत संघर्ष चालू रहेगा और ख़ासकर मीडिया से, पत्रकार बंधुओं से, जो जेन्युइन इंटेलेक्चुअल हैं, आप लोग बुद्धिजीवी तबका से आते हैं, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस आवाज़ को इतनी दूर तक उठाएं कि ताकि सरकारें जो हैं और विश्व सरकार जो है मजबूर हो जाए और अधिवक्ताओं के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए एक ऐसा दिन दें। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।